नमस्कार मित्रों, उत्तराखंड परिक्रमा भुवन पाठक के साथ कार्यक्रम में आपका बहुत स्वागत है। उत्तराखंड परिक्रमा भुवन पाठक के साथ कार्यक्रम का ये 10वां एपिसोड लेकर हम आपके सामने हाजिर हैं। 91.2 FM पर आप सुन रहे हैं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का कम्युनिटी रेडियो हेलो हल्द्वानी। तो दोस्तों, आज हम एक बहुत ही मौजूद विषय पर बात कर रहे हैं। हमारे उत्तराखंड के पूरे देश के जाने माने पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा जी का जन्मदिवस आज है। तो उनके जन्मदिवस के मौके को हम याद कर रहे हैं कि हमारी पूरी पृथ्वी का, हमारे पूरे हिमालयी राज्यों का जो इकोलॉजिकल जो सेहत है, उसकी पारिस्थितिकी जो सेहत है वो कैसी है। चिपको आंदोलन की 50वीं वर्षी भी हम मना रहे हैं, तो उस मूवमेंट्स का क्या कोई असर रहा है, उस पर विस्तार से हम बात करेंगे और एक नया नजरिया लेकर भुवन पाठक हमेशा आपके सबके सामने होते हैं। तो भुवन पाठक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सुनीता जी, धन्यवाद हमारे रेडियो के तमाम दर्शकों को जो हमें सुनते हैं और कई बार अच्छी प्रतिक्रियाएं भी देते हैं। आप सब लोगों को नए नव वर्ष की बहुत बहुत बधाइयां, घुघुतिये की बधाइयां, उत्तरायणी की बधाइयां और एक अच्छी खासी जो सर्दी है उसकी भी बधाइयां। तो ये अच्छा मौका है कि मुझे फिर से आपके बीच में आने का मौका मिला है। जी। तो भुवन जी, किस तरह से देखते हैं आप, चिपको आंदोलन का 50 वर्ष चल रहा है और सुंदरलाल बहुगुणा जी का जन्मदिवस भी मना रहे हैं, तो पूरा जो पारिस्थितिकी से जुड़े हुए जो लोग हैं, आप जैसे लोग, किस तरह से देखते हैं इस पूरे एक तो इस महत्वपूर्ण मौके पर जब सुंदरलाल जी की जयंती का समय है और वो 2 साल पहले कोविड के दौरान उनका शरीर खत्म समाप्त हुआ, तो उनके नहीं रहने के बाद ही उनकी दूसरी जयंती हम लोग मना रहे हैं। एक तो उनको श्रद्धांजलि और उनको याद करना चाहेंगे हम लोग इस मौके पर, और दूसरा बहुत महत्वपूर्ण मौका आपने याद दिलाया है कि ये चिपको आंदोलन के 50वां वर्ष चिपको आंदोलन का शुरू हो रहा है। और इन 50 वर्षों में चिपको ने क्या प्रभाव डाला, चिपको ने क्या असर किया, और एक पूरी 2 पीढ़ियां, 50 साल का मतलब होता है कि लगभग 2 पीढ़ियां चिपको के प्रभाव से शिक्षित, दीक्षित और एक तरीके से प्रेरित हुई हैं उत्तराखंड में। हम उस पर भी बात करेंगे। और इस बीच तो कुछ जगहों पर, जैसे कमंडल में गोपेश्वर के पास और इधर फाटा, रामपुर, जो रुद्रप्रयाग जिले का जो केदार घाटी का जो इलाका है, वहां कुछ कार्यक्रम भी लोगों ने चिपको के 50 साल पूरे होने के अवसर पर किए हैं। और पूरे प्रदेश भर में जो चिपको और सर्वोदय के कार्यकर्ता रहे हैं, वो इस पूरे 50 वर्ष को बड़े भव्य तरीके से, शानदार तरीके से मनाने की तैयारियां अलग अलग तरीके से कर रहे हैं। और कोई एक प्रदेश स्तर की एक कमेटी भी बन रही है जो पूरा अगले 1 साल भर के लिए चिपको संदेश के तौर पर कार्यक्रमों का, यात्राओं का, गोष्ठियों का पूरा आयोजन करने वाली है। जी। तो ये अच्छा मौका है कि सुंदरलाल बहुगुणा जी की जयंती पर हम उन्हें याद करें और उनके योगदान को भी याद करें। और उन्होंने जो अपने सक्रिय लगभग 70 साल 60 साल का जो उनका सक्रिय सामाजिक जीवन रहा, सर्वोदय कार्यकर्ता के तौर पर, पर्यावरण कार्यकर्ता के तौर पर, चिपको कार्यकर्ता के तौर पर, उसने बहुत सारे लोगों को प्रेरित किया, बहुत सारे लोगों को संगठित किया और बहुत सारे लोगों को इस पर्यावरणीय जो काम है, जल जंगल जमीन के, उन कामों से जोड़ा। और अगर हम देखें इस पूरी प्रक्रिया को देखते हैं, तो ये एक तरीके से राष्ट्रीय आंदोलन में जो गांधीवादी विचार की जो धारा हमारे यहाँ थी, जो उस समय आजादी से पहले कांग्रेस और गांधी जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश भर में, या इस अंचल में, तब तो प्रदेश था नहीं, तब तो अंचल था, यहाँ जो स्वाधीनता संग्राम की लड़ाई को आगे बढ़ा रहे थे, वही लोग बाद में चिपको आंदोलन या आजादी के बाद के तमाम आंदोलनों की रीढ़ बने। और उसमें सरला बहन के योगदान को हम नहीं भूल सकते हैं, क्योंकि सरला बहन ने गांधी जी के कहने पर इस पूरे अंचल को अपना कार्यक्षेत्र बनाया। और बाद की जो पूरी सर्वोदयों की और गांधीयों की जो एक पीढ़ी तैयार हुई, उस पीढ़ी को प्रशिक्षित करने में, शिक्षित करने में, उनको काम पर लगाने में सरला बहन का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। और लक्ष्मी आश्रम की स्थापना से लेकर के तमाम उस समय तक उनका, और इवन सुंदरलाल बहुगुणा जी को सार्वजनिक क्षेत्र में लाने का योगदान भी सरला बहन को जाता है। उनका भी रिश्ता लक्ष्मी आश्रम से जुड़ा था, क्योंकि सुंदरलाल जी की जो सहधर्मिणी हैं, अभी जीवित हैं, बिमला बहन जी, बिमला बहुगुणा, वो वहां से पढ़ी हैं। और जब उनका और सुंदरलाल जी के विवाह का
प्रस्ताव आया तो उन्होंने सुंदरलाल जी ने, बिमला बहुगुणा जी ने भी और सरला बहन जी ने भी सुंदरलाल बहुगुणा से ये वायदा करवाया कि आप सक्रिय राजनीति छोड़ करके सर्वोदय के काम का, गांधी के काम का, गांधी विचार के काम का संकल्प लेंगे तो हम ये शादी स्वीकार करेंगे। जी। तो सुंदरलाल जी ने वो किया, नहीं तो वो तो सक्रिय तौर पर कांग्रेस के उस समय की जो सत्तारूढ़ कांग्रेस थी उसके सक्रिय सदस्य थे और उसके जिला महामंत्री या जिला मंत्री जैसे किसी पद पर काम कर रहे थे। तो एक तरीके से उनको सार्वजनिक जीवन में लेकर के आना, उनको गांधी विचार से जोड़ना, उसमें सरला बहन का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और ये जो चिपको के तौर पर जो बात सामने आई आगे जाकर के, जो पूरा चिपको आंदोलन का उदय हुआ, फिर उसका विकास हुआ, केवल वो ऐसा नहीं था कि वो आंदोलन कोई 1 साल 2 साल 4 साल 5 साल चला हो, ऐसा नहीं है। एक दौर था जिसे हम चिपको दौर कह सकते हैं। उत्तराखंड के तमाम सामाजिक आंदोलनों में चिपको का एक दौर रहा है। वो चाहे लोग पेड़ पर एक ही बार चिपके हों या 2 ही बार चिपके हों, लेकिन उस अभिव्यक्ति ने, उस कल्पना ने कि पेड़ों से चिपकना चाहिए, इसने उत्तराखंड की 2-3 पीढ़ियों को, कम से कम 2 पीढ़ियों को एक तरह उत्साहित किया, उत्तेजित किया और उनको इस काम से सीधा जोड़ा। जो सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन है उनसे सीधा जोड़ने का काम 2 पीढ़ियों को किया। उसमें भी 2 अलग अलग धाराएं हमको दिखाई देती हैं। एक धारा जिसका प्रतिनिधित्व और जिसका नेतृत्व, एक तरीके से मैं तो उसको प्रतिनिधित्व कहूंगा, एक धारा जिसका प्रतिनिधित्व सुंदरलाल बहुगुणा, चंदी प्रसाद भट्ट, धूम सिंह नेगी, घनश्याम सैलानी और तमाम जो अन्य, सरला बहन, राधा बहन, ये लोग कर रहे थे, जो एक तरीके से गांधी विचार से शिक्षित प्रशिक्षित थे। एक तरफ वो धारा थी और दूसरी तरफ चिपको के विचार को एक अलग दृष्टि से उस समय के हमारे जो वामपंथी कार्यकर्ता साथी थे, उन्होंने भी उस विचार को अंगीकार किया, थोड़ा फेरबदल के साथ, थोड़ा ज्यादा तार्किक तरीके से, थोड़ा ज्यादा रैशनल तरीके से। तो चिपको जो एक समय में पेड़ को बचाने का आंदोलन था, जो पेड़ों को कटने से बचाने का आंदोलन था, वो एक कुछ समय के बाद जल जंगल जमीन की एक विस्तृत लड़ाई में तब्दील हो गया। जब हमारे लोगों ने ये कहना शुरू किया कि ये जो पहाड़ का पानी, पहाड़ का जंगल, पहाड़ की जमीन, पहाड़ के लोगों के नैसर्गिक उपयोग की चीजें हैं और ये हमारी आजीविका के प्रमुख साधन है, तो ये यहां तक इस बात को पहुंचाने में एक लंबी यात्रा करनी पड़ी चिपको के विचारधारा को। और वो जब भी रैणी में गौरा देवी चिपकी, या फाटा रामपुर में कोई चिपका, या बासर में कोई पेड़, कोई जंगल बचा, या अद्वानी का जंगल बचा, या आपका जाजल और खाड़ी के जंगल बचे, या कुमाऊं में द्वाराहाट का चिपको हो, या आपका पालड़ी जनोटी का चिपको हो जो बागेश्वर जिले में हुआ, या आपका सेंदुल में केमर, बासर, चानी गांव जो ऊपर है, इन गांवों का जो चिपको रहा है, अद्वानी का, जाजल का, खाड़ी, तो अलग अलग जो अभिव्यक्ति हुई, अलग अलग जो प्रयास हुए जंगलों को नीलामी से बचाने के, और फिर उसमें नैनीताल में जिस तरीके से जंगलात का बड़ा आंदोलन हुआ, तो वो सारा का सारा धीरे धीरे परिवर्तित हो गया एक तरीके से जल जंगल जमीन की लड़ाई में। जब हमारे लोगों ने, एक पीढ़ी ने ये आकर के कहना शुरू किया कि ये जंगल, ये जमीन और ये पानी, ये तीनों हमारी आजीविका के स्रोत हैं और हमारा इन पर एक नैसर्गिक हक है, हमारा इस पर एक प्राकृतिक हक है, और वो मेरे ख्याल से वो हक हकूक की लड़ाई अभी भी जारी है। तो चिपको को इस तरीके से अगर हम जब व्याख्यात करते हैं, जब हम चिपको को इस तरीके से देखते हैं, तो मुझे लगता है कि चिपको का एक बहुत बड़ा हस्तक्षेप रहा हमारी जो समकालीन पर्यावरणीय चेतना में, क्योंकि हम लगातार ये कहते रहे कि दुनिया भर में पर्यावरण को बचाने के बहुत सारे तर्क दिए गए हैं, बहुत सारे तर्क गढ़े गए हैं, उसमें जो सबसे नियरेस्ट है जिसमें क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, कार्बन फुट, नए नए टर्म उसमें आते रहते हैं। लेकिन जो जितनी शुद्धता से और जितना प्राकृतिक और नैसर्गिक तरीके से उत्तराखंड के समाज ने अपने पर्यावरणीय
उसको गढ़ा, पर्यावरणीय नारे को गढ़ा। और जितनी खूबसूरती से हमारे आंदोलन समूह ने, हमारे बौद्धिकों ने, हमारे जो साधारण जो कार्यकर्ता हैं, जो पर्यावरणीय कार्यकर्ता है, उन्होंने जितने खूबसूरत तरीके से उपयोगिता को संरक्षण के साथ जोड़ा कि भाई हमको जंगल बचाना है, लेकिन जंगल हमको इसलिए नहीं बचाना कि ये केवल कार्बन पैदा करेगा। हमको जंगल इसलिए बचाना है ताकि ये मेरी बकरी के लिए, मेरे भैंस के लिए, मेरी गाय के लिए चारा दे सके, मेरी नदियों के लिए पानी दे सके, मेरी घराट के लिए पानी दे सके। हमारे गीतों में भी वो अभिव्यक्ति हुई है। हमारे गिरदा ने कहा ना कि मैं सनु हूं घर कुड़ी हो, भैंस न हूं खावा है, चाड़ पोथिलू हो जंगो हो। मतलब जंगल में केवल आदमी थोड़ी है, जंगल में चिड़िया है, पुथीला पोथ है, भैंस का खाव है, आदमी के लिए लकड़ी है। तो ये एक जो गिरदा की लाइनें हैं वो अभिव्यक्ति, सांस्कृतिक अभिव्यक्ति है हमारे पर्यावरणीय चेतना की। और उस पर्यावरणीय चेतना को वो एक दिन में नहीं बनती है। समाज की चेतना सामूहिक अकलमंदी से, सामूहिक विमर्श से और सामूहिक बौद्धिक प्रयासों से बनती है। तो चिपको के साथ जो एक तरीके से राष्ट्रीय आंदोलन के साथ जो शुरू हुआ और वो धारा आगे चल करके वो चिपको के रूप में परिलक्षित हुई। चिपको को एक बहुत ग्लोबल फेम मिला, पूरी दुनिया में लोगों को एक नया शब्द मिला, पूरे पर्यावरण आंदोलन को एक नया शब्द मिला, चिपको। तो लोगों को लगा कि ये क्या शब्द है चिपको, और वो इस शब्द में बड़ी ताकत थी। पहली बार किसी ने कहा कि हम पेड़ों से चिपक रहे हैं। ये वो दौर था जब औद्योगिक क्रांति हिंदुस्तान में लगभग घुस रही थी, या जंगल के इलाकों में घुसपैठ बना रही थी और थोड़ा जवान हो रही थी। हमारे यहाँ 47 में आजादी हुई और ये समय है आपका इसका 74 में चिपको आंदोलन शुरू हुआ है। तो चिपको आंदोलन के एकदम मेरे ख्याल से ये हमारे यहाँ जो विकास की जो पूरी प्रक्रिया है उसकी यौवन अवस्था में चिपको शुरू होता है। और पूरी दुनिया में जब ये मैसेज जाता है कि यार चिपको शब्द क्या है, कि पेड़ से लोग चिपक गए, पेड़ों को बचाने के लिए लोग पेड़ों से लिपट गए और वो भी महिलाएं चिपक गई, तो इसने पूरी देश में और दुनिया की बौद्धिक चेतना को झकझोर दिया। और वो एक तरीके से पश्चिम का जो पर्यावरणीय आंदोलन कमजोर पड़ रहा था 70 के दशक में आते आते, उसको एक नई ऊर्जा मिल गई पूरी दुनिया के पर्यावरण आंदोलन को। और सुंदरलाल बहुगुणा, चंडी प्रसाद इसके 2 ब्रांड एम्बेसडर बने इस पूरे आंदोलन के। और सुंदरलाल बहुगुणा तो पूरी जिंदगी ये कहते रहे कि मैंने चिपको कभी किया ही नहीं है। वो हमेशा कहते थे कि मैं चिपको का ये हूं, दूत हूं, मैं चिपको का पोस्टमैन हूं। कई जगह मैं उनके साथ देश भर में घूमा था, तो जब मैं उनसे सीख रहा था तो वो कहते हैं कि मैं चिपको का संदेश वाहक हूं, मैं पोस्टमैन हूं, मैंने चिपको नहीं किया, चिपको गांव के लोगों ने किया। और ये बात वो कहते थे सब जगह। और ये दोनों जो बड़े हमारे ब्रांड एम्बेसडर बने चिपको के, चंडी प्रसाद भट्ट और सुंदरलाल बहुगुणा जी, इन दोनों ने चिपको को पूरी दुनिया में फैलाया। लेकिन हमारे यहाँ एक नई पीढ़ी पैदा हुई जो सन 70 में छात्र आंदोलन में पली बढ़ी, जिसने लोगों के छोटे छोटे सवाल उठाना शुरू किया, जिन्होंने लोगों के जंगलों के सवाल उठाए, लोगों के रोजगार के सवाल उठाए, नशाबंदी के सवाल उठाए और जिन्होंने खनन के सवाल उठाए, वो लोगों ने भी कहा कि हम भी चिपको के लोग हैं। और उन्होंने चिपको को कई छोटे छोटे शहरों तक पहुंचाया। उन्होंने चिपको को नए ढंग से परिभाषित किया। उस पीढ़ी ने कहा कि चिपको हमारे हक हकूक की लड़ाई है, हमारे अस्तित्व की लड़ाई है। और फिर उसको ट्रांसलेट किया बुनियादी जरूरतों के साथ। लोगों ने कहा कि यार हमको जंगल तो चाहिए। वो वन पंचायत हमारा सबसे बड़ा उदाहरण है परंपरा में कि 100 साल से ब्रिटिशर से हम लड़े, सबसे पुरानी संस्था है वन पंचायत हमारी। तो लोगों ने वन पंचायत को अपनी आवश्यकता के हिसाब से बनाया, संभाला, संरक्षित किया। तो हमारा जो पूरा पर्यावरणीय स्वास्थ्य है हिमालय का, और खासकर मैं मध्य हिमालय की बात करूं, चाहे जम्मू कश्मीर में हो, चाहे हिमाचल में हो, चाहे उत्तराखंड में हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट में हो, चाहे नेपाल में हो, या भूटान में भी होगा, भूटान का मेरा अनुभव नहीं है। इन सब जगहों पर घूमने के बाद मुझे समझ में आता है कि बहुत कोई सायास पर्यावरणीय संवर्धन का काम हमने किया हो ऐसा नहीं है, लेकिन हमारी जीवन शैली ऐसी हमने तैयार की या पैदा की जो स्वाभाविक तौर से हमारे पर्यावरणीय सेहत को बचा करके रखे।
हमने किसी बड़े निर्माण कार्य की बात नहीं की। हमने खेत भी बनाए तो सीढ़ीदार और छोटे खेत बनाए। हमारे पूर्वजों ने कभी बड़े बड़े पहाड़ों को काट करके खूब बड़े बड़े मैदान किसी हिस्से में नहीं दिखेंगे आपको, केवल उत्तराखंड में ही नहीं, जम्मू कश्मीर में, हिमाचल में, उत्तराखंड में, नेपाल में, नॉर्थ ईस्ट में, जहां आप जाएंगे आपको छोटे खेत दिखेंगे, छोटे छोटे सीढ़ीनुमा खेत दिखेंगे, आपको छोटे घराट दिखेंगे, आपको छोटी पतली गोल और पतली नहरें दिखाई देंगी जो लोगों ने अपने जीवन के लिए बना करके रखी। आपको हर घर पर, अभी नॉर्थ ईस्ट में तो बहुत बचा हुआ है, हिमाचल के भी कई इलाकों में बचा हुआ है, आपको हर गांव में कूटने के, पीसने के, काम करने के छोटे छोटे औजार मिलेंगे जो मनुष्य ने अपनी ऊर्जा से या जानवरों पशु श्रम से चलाया। तो जीरो कार्बन बेस प्रोडक्शन या जीरो कार्बन बेस्ड लाइफस्टाइल जिसको कहते हैं, उसको हमारे लोगों ने बहुत बारीकी से खोज करके संभाल करके रखा है और अभी भी बहुत सारी जगहों पर लोग उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब ये था, चूंकि ये इसलिए हुआ क्योंकि लोग हिमालय की फितरत जानते थे। वो देख रहे थे कि किसी दिन, अच्छा ये नदी आज यहां थी, मेरे दादाजी ने बताया कि 50-60 साल पहले ये नदी यहां थी, तो लोग समझते थे कि यहां से यहां तक खिसक के आ गई। तो आज से 40 साल पहले नदियों के किनारे कोई इंक्रोचमेंट नहीं था, लोग नदियों से दूर रहते थे। हमारे यहाँ कहा जाता है कहावतों में, कथाओं में, गीतों में कि नदियों से दूर रहो, बहुत नदियों के नजदीक मत जाओ, बहुत ऊंचे धारों पर मत जाओ। ऊंचे धारों से भी लोगों को डर लगता था क्योंकि वो गिरते हुए उनको देखते थे। हमारे यहाँ 50 लोक कथाएं मिलेंगी, 50 दैवीय कैरेक्टर मिलेंगे, छोटे छोटे, जो दैवीय कैरेक्टर ये कहते हैं कि उच्च हिमालयी क्षेत्रों में जाना मना है। लोक संहिता की बात जो मैं हमेशा करता हूं कि हमारे उच्च हिमालयी क्षेत्रों में सीटी तक बजाना मना है, बांसुरी बजाना मना है, कोई बड़ा ढोल और वाद्य यंत्र बजाना मना है, कोई बहुत जोर की भीड़ भाड़ के साथ, शोरगुल के साथ जाना तक मना है। और वो लोक संहिता के माध्यम से ये मैसेज दिया जाता था कि भैया ये बहुत ही फ्रेजाइल जोन है, बहुत ही भंगुर इलाका है, कभी भी टूट सकता है, कभी भी गिर सकता है, होने को ऊंचा है लेकिन है कमजोर, तो इसको संभाल करके रखना है। ये एक दृष्टि थी। अब अगर हम इसके उलट देखते हैं तो पिछले 40-50 साल में आजादी के बाद क्या हुआ हिमालय के साथ, कितने बड़े पैमाने पर छेड़खानी हुई है, बहुत बड़े पैमाने पर छेड़खानी हुई। हमने हिमालय के भूगोल को समझ करके उसके अनुरूप विकास की योजनाएं बनाना नहीं सीखा, हमने भूगोल को बदलना सीखा। हमारे वैज्ञानिकों को नहीं, सॉरी, हमारे जो टेक्नोक्रेट हैं, हमारे जो टेक्नोलॉजी के लोग हैं, हमारे जो ठेकेदार हैं, हमारे जो सत्ता प्रतिष्ठानों के लोग हैं, उनको ये समझ में आया यार इसके अनुरूप तो सोचा ही नहीं, ये सोचा कि भूगोल ही बदल देते हैं। अच्छा, यहां से नदी तंग कर रही है, इसके चारों तरफ बड़ी बड़ी बाढ़ लगा देते हैं, मतलब जिसको बोलते हैं रिवर ट्रेनिंग कर देते हैं, इसके चारों तरफ नहर, वो ऊंची दीवार बना देते हैं। अब आप उत्तरकाशी जाइए, गंगा जी के दोनों तरफ दीवार, आप श्रीनगर आ जाइए, गंगा जी के दोनों तरफ दीवार, आप बागेश्वर आ जाइए, सरयू के दोनों तरफ दीवार, आप जिस भी शहर में जाएंगे आपको तटबंध बने हुए दिखेंगे, वो उन बाजारों को बचाने के लिए। लोगों ने उन्होंने क्या किया, भूगोल बदला। सड़कें, उनका पर्यावरणीय अनुकूल, पारिस्थितिकी अनुकूल सड़क बनाने में बहुत खर्चा है। छोटी सड़क बनेगी, पतली सड़क बनेगी, पता नहीं कहां कहां से जाना पड़ेगा। फिर उन्होंने कहा कि ऐसा करो, बड़ी चौड़ी सड़क बना देते हैं। उन्होंने कहा यहां से सड़क को ये हिस्सा काटते हैं, इसको ये कर देते हैं, दीवार से रोक देते हैं और इसको सड़क बना देते हैं। अब तो सड़कों से भी आगे हम टनल तक चले गए हैं, अब हम उसके आगे ट्रेन तक चले गए। अब हमको लगता है कि हम एक समय में पहाड़ देख करके, पहाड़ के लोग रेल देखने के लिए मैदान में आते थे, और मैंने तो मेरी जिंदगी के शायद मैं 22 साल का रहूंगा जब मैंने पहली बार रेल देखी होगी, और 24-25 साल में पहली रेल यात्रा की होगी। और हमारे लिए तो रेल अजूबा होती थी पहाड़ में, हम सोचते थे कि पहाड़ में रेल कैसे लगेगा। और मुझे याद है कि मेरे दक्षिण भारत की मित्र, जब पहली बार मैं उनके बीच में गया तो मेरे से पूछते थे पहाड़ पे चारपाई कैसे लगती, एक मुहावरा ही था, मतलब लोग मजाक ही बनाते थे कि पहाड़ है तुम्हारा और इसमें चारपाई कैसे लगती है, क्योंकि लोग तब वो कैलेंडर वाला पहाड़ को ही पहाड़ समझते थे। तो ये भी मतलब इस गजब तरह की हमारी भ्रांतियां थी। अब वो भी हमने सब सुलझा दी। अब तो हम पहाड़ पे ट्रेन लेके जा रहे हैं, हम तमाम जगह हमने टनल खोद दिए हैं। कौन सोचता था कि पहाड़ में जहां छोटे छोटे खाव और रॉ
होते थे और कभी कभी डर लगता था यार, ये हम नैनीताल की झील देख करके भी लोग डरते थे। अब हमारे पास श्रीदेव सुमन सागर टिहरी जैसा बड़ा विशाल बांध हमने हिमालय की छाती पे बना दिया है। दूसरा बांध हम पंचेश्वर वाला बनाने के लिए जा रहे हैं। तो हमने क्या किया आधुनिक विकास ने कि हिमालय के भूगोल को बदल करके उत्तराखंड में ही नहीं, सब जगह पूरे हिमालयी क्षेत्र में हमने ये तय कर दिया कि हम भूगोल को बदल करके डेवलपमेंट को वहां स्टैब्लिश कर देंगे, स्थापित करेंगे। और वो परिणाम है हमारे सामने। लद्दाख की बाढ़, श्रीनगर की बाढ़, लद्दाख हिमाचल के लैंडस्लाइड, उत्तराखंड के लैंडस्लाइड। आज से 30 साल पहले किसी को यह नहीं पता था कि आपदा प्रबंधन भी कोई विभाग होता है। आज से 30 साल पहले आपदा प्रबंधन पर कोई एमए कर सकता है, इसकी कोई बात ही नहीं होती थी। कुछ गिने चुने लोग आपदा के बारे में पढ़ते होंगे, और हम तो दो ही तरह की आपदा जानते थे लोग, उन्हें भूचाल ये आपदा है, बस भूचाल के अलावा शायद किसी आपदा को। लेकिन हाल के वर्षों में आप देखिए कि हर साल औसतन केवल उत्तराखंड में 300 लोग अपनी जान गंवा रहे हैं प्राकृतिक आपदाओं के चलते। उसमें सड़क से गाड़ी का गिरना भी आपदा है, उसमें पहाड़ का रड़ना भी प्राकृतिक आपदा है, नदी गाड़ गधेरों में बह जाना वो भी आपदा है। तो ये प्राकृतिक आपदाओं की श्रृंखला लगातार बढ़ रही है। और अभी 3 दिन पहले हमारे पिछले 15 दिन से हम लोग जोशीमठ का किस्सा सुन रहे हैं कि पूरा जोशीमठ डूब रहा है, पूरा जोशीमठ धंस रहा है, पूरा जोशीमठ दरक रहा है। अभी क्यों दरक रहा है, किस लिए दरक रहा है, कौन इसका जिम्मेदार है, ये एक लंबी कथा है। मैं उसमें व्यक्ति विशेष को जिम्मेदार मानने के बजाय मुझे ये लगता है कि हमारी जो पूरी अवधारणा है, हमारा जो सोचने का तरीका है कि हम हिमालय का भूगोल बदल देंगे लेकिन हम अपने विकास का तरीका नहीं बदलेंगे। ये जो जिद है उसके कारण ये धंस रहा है। ये पूरा आपने उच्च हिमालय, जहां हमारे लोगों ने कहा रे जहां सीटी मत बजाना, बांसुरी मत बजाना, एड़ और वो आचरी आकर के ले जा लेगी। उन्होंने कहा थाली 50 हमारी कुछ न कुछ बनाए दंत कथाएं हैं ना, हमारी 50 दंत कथाएं हैं जिसमें उसने, इसके अलावा भूगर्भ विज्ञान ने भी अलग अलग जोन्स में बांटा, हाँ, सर्वे किए, बिल्कुल, लेकिन उसके बाद उस तरह से इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। मैं भूगर्भ विज्ञान की बात तो भूगर्भ विज्ञानी करेंगे, मैं तो भूगर्भ विज्ञान का विद्यार्थी नहीं हूं ना, तो मैं उस सवाल, मुझे तो जो जमीन पर दिखाई दे रहा है मैं उस पर बात कर रहा हूं कि भाई हिमालय कमजोर है। वो इसी बात से पता चलता है क्योंकि वो हर साल गिरता पड़ता रहता है। हमने कभी नहीं सुना कि वेस्टर्न घाट में कोई बड़ा लैंडस्लाइड आ गया, हमने कभी नहीं सुना कि विंध्याचल में कोई बड़ा लैंडस्लाइड आ गया, हमने कभी नहीं सुना कि अरावली में कोई बड़ा लैंडस्लाइड आ गया, क्योंकि वो मजबूत पहाड़ है। हमारे यहाँ के जैसे पहाड़ नहीं है। तो हमारे यहाँ का पहाड़ तो ये पता ही नहीं चलता कहाँ मिट्टी है, कहाँ रेत है, कहाँ पत्थर है, कहाँ पानी है। उसी पहाड़ से पानी आ रहा है, उसी पहाड़ से रेत आ रही है, उसी पहाड़ से पत्थर आ रहा है। तो कब गिरे, हमारे पूर्वजों को समझ में आ गया था कि ये थोड़ा कठिन चीज है। और पुराने लोग थे, विज्ञान नहीं जानते थे, भूगर्भ विज्ञान के शोध संस्थान नहीं थे, तो लोगों ने उसको देख करके बता दिया कि भैया इसको छेड़ना मत, ये जरा कठिन चीज है, हमारे तुम्हारे बस की नहीं है। लेकिन आधुनिक तकनीक के घमंड ने, मैं तो उसको कहूंगा कि आधुनिक तकनीक की एरोगेंस ने स्टार्ट किया छेड़ना। 30 साल 40 साल का आप परिणाम देख लीजिए। जितनी सड़कें खुदी हैं, 50,000 किलोमीटर नई सड़कें खुदी हैं, ऐसा दावा है हमारा उत्तराखंड राज्य में राज्य बनने के बाद। उन 50,000 सड़कों के खुदने के कारण लगभग उतने ही गांव आज भूस्खलन की जद में हैं, उतने ही गांव भूस्खलन की चपेट में हैं, क्योंकि जहां जहां से सड़क खुदी, जहां जहां से मलबा गिरा, वो सारा का सारा मलबा नई आपदा के लिए बैठा हुआ। तो ये जो पूरा हमारी जो सेहत है, जो हम आज कहना चाहते हैं कि ये पर्यावरणीय सेहत जो है, ये मेरे को ऐसा लगता है कि राज्य बनने के बाद इसके बारे में चिंता कम हो गई है। इसलिए कम हो गई है क्योंकि हम सब ने अलग राज्य अपने पर्यावरण को ठीक रखने के लिए मांगा होता तो वो तर्क मजबूत होता। अगर हमने अलग राज्य इसलिए मांगा होता कि हमको अपने जंगल ठीक रखने हैं, नदियां ठीक रखनी है, पानी ठीक रखना है, अपने पशु पक्षी ठीक रखने हैं, अपना आस पड़ोस ठीक रखना है, इसके लिए नहीं मांगा। हमने नारा ही दिया कि हमको विकास चाहिए। हमारे यहाँ विकास नहीं हो रहा है, हम विकास से अछूते हैं। हमारे यहाँ सड़कें नहीं पहुंच रही, हमारे यहाँ रास्ते नहीं पहुंच रहे, हमारे यहाँ बिजली नहीं पहुंच रही है, वही मिला। लेकिन उसका जो साइड इफेक्ट है
वो आज आप देख लीजिए। अगर आपको पहाड़ में सबको रोजगार चाहिए, पहाड़ में अगर सबको कारोबार चाहिए और सबको 365 दिन का रोजगार चाहिए, तो फिर यही होगा जो हो रहा है हमारे यहाँ। तो रोजगार का, बेरोजगारी शब्द मैंने कब सुना मुझे पता नहीं है, रोजगार शब्द भी कब सुना होगा। मेरे दादाजी लोग 3 भाई थे, तीनों कोई रोजगार नहीं करते थे, बेरोजगार थे। तो मतलब आज की परिभाषा में तीनों बेरोजगार थे। उनके तीनों भाइयों के मिलाकर के 15-16 लड़के हुए, उसमें से 5-7 लड़के सरकारी नौकरी में गए, बाकी 10-12 लड़के बेरोजगार थे, मतलब घर पे ही थे, घर पे थे। 20-22 नाली जमीन रही होगी एक लड़के के, एक दादा के पास मेरे 30 नाली जमीन। 3 लड़के उसी में थे, भैंस भी पाल रहे हैं, गाय भी पाल रहे हैं, खा भी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। वो तो कोई रोजगार की लड़ाई नहीं थी, मतलब घर में बैठना अपराध नहीं था। आज घर में बैठना अपराध है। और मैं तो ये कहता हूं कि ये सबको क्यों काम करना है। अगर धरती में 650 अरब लोग हैं, माना 6.5 अरब लोग हैं या 7 अरब लोग हैं, अगर सब काम पर लगेंगे तो काम क्या करेंगे भाई? ये धरती के साथ ही कुछ करेंगे ना। तो नुकसान किसका होगा? बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे हमारे पहाड़ में पहले सर्दियों के दिन किसी काम के नहीं होते थे। हमारे बचपन में तो मैं देखता था कि जाड़ों के दिनों में पूरा पूरा दिन लोग घाम में बैठे रहते थे, धूप में, मतलब घर में बैठे हैं आराम से, कहीं पर गाय के गोठ के पास, बैल के गोठ के पास, वहीं जो हाथ वात खाए, 11 बजे के बाद धूप में बैठ गए, शाम तक धूप में बैठे। कुछ तो मेरे को अभी भी याद है कि जो हमारे ताऊ लोग थे, वो पूरा दिन किसी से बोलते ही नहीं थे। कभी जब घाम इधर को आया तो इधर को पलट गए, घाम इधर को आया तो इधर को पलट गए, होता था ना। आज की तारीख में किसी में ये साहस है क्या कि वो पूरा दिन धूप में लेट सकता है, बीमार आदमी के अलावा? कोई मेरे को मेरी पीढ़ी में कोई ऐसा आदमी नहीं मिलता है, या नई पीढ़ी में, जो पूरा दिन ये कहे यार आज कुछ नहीं करना, ये 2-4 दिन तो घाम तापूंगा। अब तो घाम वही ताप रहा है जो बीमार है। बाकी जो बीमार नहीं है वो रोजगार पर लगा हुआ है, जो सच में किसी रोजगार में नहीं, वो रोजगार करने के नाटक में लगा हुआ है। वो बेचारे को कम से कम रोजगार करने का नाटक तब भी करना है। और जिसके पास कोई काम नहीं है, वो बेचारा आंदोलन कर रहा है, जी रोजगार चाहिए, रोजगार चाहिए। तो आपने पूरा जो हमारा जो जीवन का जो तरीका था पर्वतों में रहने का, पर्वतवासियों का, उसको आपने बदल दिया, उसकी मान्यता को बदल दिया, उसके ज्ञान को बदल दिया। और मैं बार बार कहता हूं, सब लोग कहते हैं साहब हम तो देवभूमि के लोग हैं, तो मैं लोगों से कहता हूं कि हम देवभूमि के लोग नहीं हैं, हम वन भूमि के लोग हैं। और मैं तो आंदोलन चलाना चाहता हूं इस प्रदेश में। जब हम ये मानेंगे कि हम वन भूमि के लोग हैं, तब हम अपने पर्यावरण की, अपने परिवेश की, अपनी इकोलॉजी की, अपने पारिस्थितिकी तंत्र की, तब हम उसकी रक्षा भी करेंगे और उसकी इज्जत भी करेंगे। ये दोनों बात है। जिसकी आप इज्जत नहीं करते उसकी आप रक्षा नहीं करते। तो आप तो हो गए हैं देवभूमि के लोग। इज्जत आप केवल देवताओं की करते हैं। जो आपके चारों तरफ जो अकूत जो फैला है, आपकी वन्यता, आपका जल, आपकी मिट्टी, आपकी जमीन, आपकी धूप, आपकी हवा, इसकी आपको इज्जत नहीं करते हैं। यही तो पर्यावरणीय स्वास्थ्य है, यही तो पारिस्थितिकीय स्वास्थ्य है। बहुत ही रोचक अंदाज में आपने बड़े अच्छे किस्से कहानियों के साथ में। और मुझे लगता है कि अगर आपका ये लेक्चर, ये वार्ता अगर लोग सुने, 10 लोग भी फॉलो करने लग जाएं इस जीवन शैली को, नहीं मैं तो उनका जीवन भी बदल जाएगा। ना मैं जानता हूँ, उस दिशा की ओर एक कदम आगे बढ़ रहे होंगे, मुझे लगता है। बहुत सुंदर बातचीत, बहुत सुंदर नजरिया आपका है। तो हम यही संदेश देंगे अपने श्रोताओं को कि घाम तापें, आप भी तापें। हाँ। हल्द्वानी में भले ही कोहरा हो, पहाड़ की तरफ लौटें। हाँ। सर्दियों में मतलब वो एक रूपक है। मतलब मैं ऐसा कहता हूं कि वो एक रूपक है कि आप सहज होकर के, रिलैक्स होकर के, जितना जरूरत है उतना करके अपना जीवन जीने। पिनालू गडेरी गड्ढों में होते थे। हाँ। सेफ है भी, सब्जी वहाँ है। हाँ, सब होता था भाई। लकड़ियाँ होती थी, पूरे बयाव लगे रहते थे। सब सारा साल भर किया। नहीं सब करते थे। महिलाएं असोच समेरने के बाद, असोच समेर लिया, गेहूं बो लिए, पूरे झुंड में जाते थे जंगल। हाँ, अब उनका कुछ वो सयानी महिलाएं वो जंगल से आ गए, दिन में वो बैठ गए, गपशप कर ली। बाकी तमाम और तरह के लोग इकट्ठे हो गए, बच्चे घर छुट्टियों से आ गए, फौज में स्कूल की छुट्टियां होती थी। तो वो एक अलग संसार था। वो आज का उत्तराखंड नहीं था। आज तो सब आपाधापी में है, सब
किसी को कहीं चैन नहीं है। बच्चे स्कूल भाग रहे हैं, ट्यूशन भाग रहे हैं। 10 दिन की जाड़ों की छुट्टी, ये जाड़ों की छुट्टियां 15 दिन की हो गई। हमारे समय में 2 महीने की होती थी। 2 महीने स्कूल बंद, मास्टर भी खुश, बच्चे भी खुश, वो भी अपने परिवार के साथ जी लेते थे। तो ये असल में ये जो राज्य बनने के बाद हमारे ऊपर जो प्रेशर आ गया कि अब तो अलग राज्य बन गया ना, अब तो विकास करना ही करना है, उसने बहुत सारी गड़बड़ की है। और उस हड़बड़ी में हम ये कर रहे हैं, हम तमाम जगह नदियों को डाइवर्ट कर रहे हैं। हम नदियों के नीचे से, गांव के नीचे से टनल खोद रहे हैं, क्योंकि हमको रेवेन्यू चाहिए, अलग राज्य चलाना है। तो वो रेवेन्यू क्यों चाहिए? हमको अपने लोगों का विकास करना है। अपने लोगों का विकास करना मतलब उनके घर तक सड़क पहुंचानी है, बिजली पहुंचानी है, रोजगार देना है, नौकरी देनी है, पूरे स्टेट को डेवलप करना है। तो फिर ये सारे तर्क, फिर उसके बाद ये तर्क आते हैं, यार चाहिए तो बिजली चाहिए, अब जोशीमठ डूबता है तो डूबे, अब टिहरी डूबता है तो डूबे, अब केदार घाटी में बाढ़ आती है तो आए यार, लेकिन क्या करें, डैम बिजली परियोजना तो बनाई नहीं पड़ेंगी। तो हमारे लोगों ने भी अचेतन मन में इस विनाशकारी जो विकास है उसको एक्सेप्ट कर लिया है। वो क्योंकि वो उसको लगता है यार ये जो बिजली मैं जला रहा हूं ये भी तो उसी बांध से आ रही है, तो मैं बिजली का विरोध तो कर नहीं रहा हूं, बांध का विरोध कर रहा हूं। ये जो कॉन्ट्रडिक्शन है उसको समझना चाहिए। और आज मुझे लगता है कि विकास की जगह क्या सतत विकास का नया कॉन्सेप्ट चल निकला है। अब ये तो भाई जो लोग चला रहे हैं वो जानेंगे, मतलब मेरे को जितना मैं ये कह रहा हूँ। लेकिन ये बहसें अगर इस तरीके से समाज करता रहता है, जी। होता क्या है कि ये कोई मैंने किताब में तो पढ़ा नहीं है, ये तो सब हमारे लोगों के बीच में रहने के कारण ही मुझे समझ में आता है जी। मैं तो उतना पढ़ा लिखा आदमी भी नहीं हूँ। अब तुम्हारे यहाँ से पोस्ट ग्रेजुएशन भी नहीं हो रही मेरी इस बार से। तो मैं तो सब, क्योंकि थोड़ा कान खुले रहते हैं, दुकान पे बैठा रहता हूँ, लोग आते हैं, उनसे बातचीत हो जाती है, वो कुछ कहते हैं तो मुझे आइडिया आ जाता है, हाँ यार ये तो ठीक कह रहा है। तो लोगों को भी यही लगता है, पहाड़ में रहने वालों को, कि यार कुछ तो गड़बड़ हो गई है, ये पर्यावरण, ये तो पूरा समाज जो है हमारा, हिमालयी समाज जो है वो बीमार हो गया। दुनिया के, यूरोप के बाकी पहाड़ी मुल्कों ने अपने आप को अभी उतना नहीं बिगाड़ा है। ये मैं कहना चाहता हूं आपसे कि पूरा स्कैंडिनेवियन कंट्रीज और यूरोप के जो पहाड़ों में बसे हुए लोग हैं, पहाड़ों में बसे हुए, पहाड़ों में सैलानी बनकर के जाने वाले लोगों की बात मैं नहीं कर रहा हूं, जो पहाड़ में बसे हैं उन्होंने अपना पहाड़ीपन नहीं छोड़ा है। हमारे यहाँ हो क्या गया है, हम रह तो पहाड़ों में रहे हैं, रहना चाहते हैं हल्द्वानी और दिल्ली की जैसा। गड़बड़ यहीं पर है। हमको जीवन शैली चाहिए दिल्ली की, अपने पहाड़ीपन के साथ नहीं। हाँ, उसके साथ हम नहीं रह रहे हैं। और जब हम उसके साथ नहीं रह रहे हैं तो हमारे आसपास का जो परिवेश है, आसपास का जो पर्यावरण है, जो पारिस्थितिकीय स्वास्थ्य है, वो लगातार बिगड़ रहा है और उसकी परिणति हमको जोशीमठ में दिखाई दे रही है। तो बहुत ही गंभीर सवाल आपने, एक तरह से प्रश्न उठते हैं इस वार्ता से, और बहुत संवेदनशील बातचीत ये रही है। तो भुवन पाठक जी बहुत शुक्रिया आपका। मैं अपने तमाम लिसनर्स को बताना चाहूंगी कि भुवन पाठक जी पिछले 30 सालों से आजीविका के सवालों से जुड़े हैं, उत्तराखंड के तमाम जल जंगल जमीन के मुद्दों से लगातार जुड़े हुए हैं। सुंदरलाल बहुगुणा के साथ में आपका जो शुरुआती जो कार्यशाला आपकी रही है, जब आप यंग हो रहे थे, तो उनके सानिध्य में आप रहे हैं। तो उनके जन्मदिवस के मौके पर इससे अच्छा और बेहतर क्या होता कि आप पात्र हमें मिले हैं बातचीत करने के लिए। तो तमाम लिसनर्स के लिए बहुत गौर से इस बात को सुने और अमल में लाएं, तभी इस बातचीत की सार्थकता है। तो भुवन पाठक जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद आप सब लोगों को, मेरी तरफ से भी धन्यवाद। सुंदरलाल जी को फिर से मैं याद करता हूं, उनके योगदान को। चिपको के उन तमाम महारथियों को मैं याद करता हूं जिन्होंने चिपको को खड़ा किया। और अब हमारी ये भूमिका है नई पीढ़ी की कि हम चिपको को नई भाषा में ट्रांसलेट करें, उसको नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए नई तरीके से उसकी भाषा को गढ़ें। ये हमारी चुनौती है। आप सब लोगों को नए साल की बधाइयां, घुघुती की बधाइयां, मागी के मतलब उत्तरायणी की बधाइयां सब लोगों को। धन्यवाद। तो दोस्तों आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए। अगर ये बातचीत पसंद आई हो तो अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। हमारा यूट्यूब चैनल है हेलो हल्द्वानी नाम से, फेसबुक पेज है, आपके फीडबैक का बहुत बेसब्री से इंतजार रहेगा। इसी के साथ अपनी रेडियो मित्र सुनीता भास्कर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।